तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी क्लास रहेगी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो, ये मेरा सीरीज चल रही है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल क्यों किए जाने चाहिए, फंडामेंटल करते वक्त या फिर ट्रेडिंग करते वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इसी के साथ वो बड़े इमोशनल हैक्स जिनकी वजह से आप नुकसान से बच सकते हैं। इन सब बहुत ही शानदार टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुकी हूं। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बैंकिंग स्टॉक पे बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया है। आप जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। एक से एक वीडियो है, आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। और आज का मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, वो टॉपिक रहेगा मेरा पैरामीटर्स पे। तो बिना देरी के अपने पैरामीटर्स वाली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। पैरामीटर्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल, मतलब पहली बात तो पैरामीटर पढ़ने इसलिए जरूरी हैं ताकि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओ। पैरामीटर वो इंपॉर्टेंट, वो स्टैंडर्ड्स हैं जिन स्टैंडर्ड्स को आप ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल एनालिसिस करते हो किसी स्टॉक का। ये वो कह सकते हैं कि एक फर्स्ट सीढ़ी है जिस पे चढ़ने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस के रास्ते पे अपने आप को सेफ पाओगे और कहीं ना कहीं आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर पाओगे। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। आज की अगर मेरी वीडियो आपने पूरा देखा तो स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में आपको एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन आपको मेरे इस वाले वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वन बाय वन, एक एक पैरामीटर डिस्कस करते हैं। क्या 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 वो चीजें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट डील करते वक्त पता होनी चाहिए। और इनफैक्ट इस तरह का डेप्थ नॉलेज आपको अगर नहीं है तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना और लंबा टिकना दोनों ही चीजें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी स्टॉक प्राइस। आप लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, नए नए हैं, आपने सिर्फ एक प्राइस को ब्लिंक होते हुए देखा है और उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो जाने समझे बिना आपने वहां पे 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, बहुत बड़ा बड़ा पैसा लोगों ने वहां पे लगा रखा है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि स्टॉक प्राइस क्या होता है। तो ये किसी कंपनी के एक यूनिट का वैल्यू है, और वो यूनिट अगर उसका सेंटिमेंट अपसाइड में है, अगर उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो ये आपको स्टॉक का प्राइस ऊपर मिलेगा। और अगर उस कंपनी के स्टॉक का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो वो स्टॉक आपको गिरते हुए दिखेगा, डाउन पे दिखेगा, नीचे आते हुए दिखेगा। तो अगर आप स्टॉक प्राइस को सीधा सीधा कहें ना, तो कहीं ना कहीं ये केवल और केवल कंपनी के बिजनेस सेंटिमेंट, कंपनी के उस बिजनेस को लेके इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निवेशक हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका एक इंडिकेशन मात्र है। इसको आपको दिल से नहीं लगाना चाहिए। आप देखेंगे एक ही कंपनी का स्टॉक आपको दिन में 10 बार ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, तो ये वो सेंटिमेंट्स हैं। और जब भी आप किसी कंपनी में ट्रेड लेने जाते हो ना, तो आपको, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंट्राडे ट्रेड्स पे नहीं जाना चाहिए, बीटीएससी ट्रेड्स पे स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन यही है कि जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती ना, जब तक आपको ये सेंटिमेंट्स पकड़ने नहीं आते, तब तक आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना के नहीं ले जा पाते हो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं ना, तो उसके सेंटिमेंट को, मतलब उसके स्टॉक प्राइस को आपको कम से कम 1 महीने तो वॉच करना चाहिए। मैं जब भी किसी स्टॉक में पूरा फंडामेंटल, पूरा टेक्निकल सब कुछ कर लेती हूँ ना, उसके बाद अपनी वॉच लिस्ट में मिनिमम 1 मंथ तक मैं उस स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, किस तरह से वो स्टॉक का प्राइस, स्टॉक क्या हो गया, केवल स्टॉक प्राइस पे मैं कभी बोली नहीं लगाती, स्टॉक प्राइस पे मैं जाके कभी भी ट्रेड नहीं लेती। मैं उस सेंटिमेंट, वो स्टॉक का प्राइस कितना ज्यादा स्टेबल है, मैं उस पे ज्यादा ध्यान लगाती हूँ, बजाय कि वो मुझे कितना मूवमेंट दे रहा है। 2-5% का मूवमेंट लेना मेरा कभी भी उद्देश्य स्टॉक मार्केट में रहता ही नहीं है। हाँ, अगर उस कंपनी का, उस स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिविटी की तरफ दिखता है, तो केवल जाके मैं वहां पे स्टॉक में पैसा लगाने की कोशिश करती हूँ।
और अगर अपना फंडामेंटल और टेक्निकल करने के बाद में उस स्टॉक में मुझे उस प्राइस पे वो जो एक महीने का स्पैन होता है उसमें मुझे वो पॉजिटिविटी में कमी लगती है या लगता है कि स्टॉक में किसी तरह की नेगेटिविटी आ सकती है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का स्टॉक में कोई बुरा या बैड इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उस केस में मैं उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाने के बाद भी कभी कभी आउट कर दिया करती हूँ। बहुत सारे स्टॉक इस साल ऐसे रहे हैं कि जो टेक्निकली फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जब उनमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आई तो उसके बाद उस कंपनी के सेंटिमेंट्स काफी गिर गए, और सेंटिमेंट अगर गिरता है ना कंपनी का तो स्टॉक प्राइस कंफर्म गिरता है। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल होकर इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वक्त डीलिंग करनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। तो स्टॉक का जो प्राइस है ना, आपको कभी भी वो गैम्बलिंग रिंग में जो आप देखते हो ना, वो नंबर्स आपको नहीं सोचना चाहिए, उन नंबर्स पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। कंपनी का पूरा फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस करने के बाद में, टेक्निकल चार्ट्स पे एंट्री ढूंढने के बाद में, और उसके बाद में भी आपको करंट मार्केट सिनेरियो में उस स्टॉक का सेंटिमेंट बिना टेस्ट किए आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो स्टॉक प्राइस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि वो कंपनी अच्छा करेगी या वो कंपनी उतना अच्छा नहीं करेगी। अगर कोई कंपनी बुरे से बुरे मार्केट में भी आज की डेट में अपनी जगह बना के खड़ी है, स्ट्रांग टिकी है, और इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ में उसने निफ्टी 50 इंडेक्स की बजाय कुछ अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ना, तो डेफिनेटली उस कंपनी के लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है। इस तरह के मार्केट में केवल लॉन्ग और स्ट्रांग कंपनी ही ऐसी हैं जो टिक पाई हैं, वरना तो इस तरह के मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई से 50% टूटी हुई पड़ी है। तो ये वो कंपनीज हैं, ये वो स्टॉक प्राइस हैं जो आपको पहचानने का मौका देगा कि कौन सी कंपनी स्ट्रांग है और कौन सी कंपनी स्ट्रांग नहीं है। तो स्टॉक का प्राइस इटसेल्फ बहुत कुछ कहता है। आपको बहुत ध्यान से ये बारीकियों के साथ में जाके आपको इस तरह से स्टॉक को एनालाइज करना है। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया कि स्टॉक प्राइस क्या होता है, केवल एक नंबर नहीं है जिस पे आपको पैसा लगाना है, ये पूरी कंपनी का सेंटिमेंट, उस सेक्टर का सेंटिमेंट, उस बिजनेस का सेंटिमेंट आपके सामने बयान करता है। आपको वो देखने, समझने और गहराई से परखने की जरूरत है। बस इतना ही कहूंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले चेक करनी है ना, और मैं भी चेक किया करती हूं और एक हर अच्छा इन्वेस्टर ये चेक जरूर करता है, वो है टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। मतलब उस कंपनी के कितने शेयर किन किन लोगों के पास हैं, कितने शेयर प्रमोटर के पास हैं, कितने शेयर डीआईआईज के पास हैं, और कितने शेयर रिटेल निवेशक के पास हैं, और कितने शेयर एफआईआईज के पास में हैं। तो मोटा मोटा अगर बात करें ना, तो 2 कैटेगरी हैं। एक तो जो भी कंपनी, जिस भी बिजनेस को जिस पर्सन ने खड़ा किया है ना, वो उसका प्रमोटर कहलाता है। तो एक तो जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होगा ना, जो उस कंपनी का मालिक है, जिसने वो कंपनी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है, तो वो पर्सन उसको प्रमोटर कहेंगे, और मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग एक प्रमोटर के पास रहेगी। और मेरा जो पर्सनल एक बेंचमार्क है, एक पर्सनल स्टैंडर्ड है ना, वो मैं कोशिश करती हूं 50% से जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी में प्रमोटर स्टेक होल्डिंग मिनिमम 50% है ना, मैं केवल उसी को लेने की कोशिश करती हूं। क्योंकि अगर किसी कंपनी में 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग है, दैट मींस उस कंपनी के जो प्रमोटर, जो कंपनी जिसने खड़ी की है, उस तक को भी आगे की विजिबिलिटी नहीं दिख रही और वो अपना स्टेक धीरे धीरे कम कर रहा है। तो आपको प्रमोटर स्टेक होल्डिंग पे हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को चूज करते हैं, फंडामेंटल करते वक्त, प्रमोटर स्टेक होल्डिंग मिनिमम 50% आपको देखनी ही देखनी है, होनी ही चाहिए। एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है, एक अच्छे बिजनेस की पहचान होती है कि उसमें प्रमोटर कम से कम आपको 50% मिल जाएगा। और जिन भी कंपनीज में आपको प्रमोटर 10%, 12%, 15% और 20% मिलते हैं ना, दैट मीन्स वो कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी बहुत बड़ा हिस्सा उसका रिटेल निवेशकों को चिपकाया जा चुका है। तो अगर आपके सामने इस तरह का कोई स्टॉक आता है जहां पे प्रमोटर होल्डिंग 10, 20%, 30% के आसपास है ना,
उन कंपनीज में बहुत ज्यादा केयरफुल होके आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है। तो कोशिश करनी है प्रमोटर स्टेक होल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा हिस्सा जो आता है ना, जो बचा हुआ 50% है, वो बटा हुआ आपको दिखाई देगा DIIs, FIIs और रिटेल निवेशकों में। दूसरी वो कंपनी भी मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूं जहां पे भी रिटेल निवेशक आपको 40% और 50% और 60% और 80% दिखाई देता है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टिकना चाहते हैं, बुरी कंपनी में फंसना नहीं चाहते और चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से आपको रिटर्न्स मिले, आप स्टॉक में केवल ट्रैप होके ना रह जाओ, तो आप कोशिश करो जिस भी कंपनी को आप लेने जा रहे हैं ना, वहां पे आप ये शेयर होल्डिंग चेक जरूर करें। अगर किसी कंपनी में रिटेल निवेशक 40% या उससे ज्यादा है ना, प्लीज अवॉइड दैट स्टॉक। वो कंपनी मल्टीबैगर नहीं बनेगी, उस कंपनी में आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय कि आप वहां से कुछ प्रॉफिट बना के ले जा पाओ। इसके साथ जो दूसरा नंबर आता है ना, रिटेल निवेशक वाली बात हो गई, और जो दूसरा नंबर आता है ना, वो है DIIs का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनको हम म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं। तो ये वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे से जांच परख के तब अपना बड़ा पैसा, इनका आप देखेंगे ना कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया किसी कंपनी में एक साथ लगता है। तो जब भी इतना मोटा अमाउंट ये किसी कंपनी में लगाते हैं ना, तो उससे पहले कंपनी फंडामेंटल को ये बहुत बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं। तो जिस भी कंपनी में DIIs आपको, म्यूचुअल फंड आपको 10% से कम मिले ना, वो कंपनी आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर डील करनी है। क्योंकि मिनिमम स्टेक होल्डिंग आप मान के चलना, जिन भी कंपनीज में 10% या फिर 10% से ऊपर है ना, जहां पे भी DIIs, वो कंपनीज कंपैरेटिव ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आप उनमें एक कह सकते हैं कि चैन से आप उनमें बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे DIIs की हिस्सेदारी 1%, 2%, 0.5% इस तरह से अगर आपको दिखाई देती है ना, तो उन कंपनीज में आपको सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि किसी बड़े इन्वेस्टर को बहुत, जिनके पास बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, वो बड़ी बड़ी टीम्स लेके बैठे होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कराने के लिए, बहुत बड़े बड़े CAs उनके उस तरह की कंपनी के जिनमें वो पैसा लगाने जा रहे हैं ना, उन कंपनीज के अकाउंट्स की, उन कंपनीज की हिस्ट्री, बैलेंस शीट, सब कुछ चेक करने के लिए उनके पास पूरी टीम होती है। और अगर किसी कंपनी में इतना छोटा कि 0.5 या 1%, 2% या 3% DII बैठा है ना, दैट मीन्स उस कंपनी में कोई दिक्कत है, उस कंपनी में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को वो कंपनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो एज अ सेफ हेवंस अगर बात करूं ना, कम से कम आपको DIIs की शेयर होल्डिंग देखनी है। अगर इस तरह से आप स्टॉक चूज करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा, धोखा नहीं मिलेगा, ट्रैप नहीं होगे, खराब कंपनी में आपका पैसा फंसेगा नहीं। लेकिन अगर आपने ये दो चीजें नजरअंदाज किए बिना, ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई है कि प्रमोटर जहां पे 2%, 5% बैठा है, बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जहां पे 80% उस कंपनी के स्टॉक रिटेल निवेशक लेके बैठा है। तो इस तरह की कंपनीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। इनफैक्ट वहां पे आपके परमानेंट ट्रैप, लॉस बुक करने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए 10% मिनिमम DII होल्डिंग, और जितनी कम संभव हो उतनी रिटेल निवेशक की होल्डिंग, और मिनिमम 50% कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग वाली कंपनीज आप जाके चूज करें। लॉन्ग टर्म करें, स्टॉक शॉर्ट टर्म करें, ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेड करें, आपको एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में आने के बाद सबसे पहला ध्यान आपको अपने नुकसान से बचना है। अगर आप नुकसान से बचना सीख गए ना, तब जाके, क्योंकि आप अपना कैपिटल सेव तभी कर पाएंगे जब आप नुकसान से बच जाओगे। अगर आप नुकसान करते रहे, स्टॉप लॉस लेते रहे, बुरी कंपनी में ट्रैप होते रहे, या फिर किसी किसी जगह आपने स्टॉप लॉस लेके बहुत बड़े कैपिटल का सफाया कर लिया, तो उस केस में आपका स्टॉक मार्केट में लंबा टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे दीज डेज, इन दिनों में एक बड़ा काम भी सेबी के द्वारा किया गया है कि अब प्रमोटर जो है ना, अपना हिस्सा 75% से ज्यादा नहीं रख सकता। वो मैक्सिमम
अपना हिस्सा 75% रख सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी में प्रमोटर जितना ज्यादा है ना, एक्चुअली ये उतना अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है ना, तो उस केस में कंपनी साइज बड़ा होने के चलते जो प्रमोटर है ना, वो अपनी हिस्सेदारी, वो अपने स्टेक धीरे धीरे डीआईआईज की तरफ शिफ्ट करता जाता है। लेकिन अगर प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहा है और रिटेल निवेशक खरीद रहा है ना, तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। तो वो कंपनी मल्टीबैगर बनने के चांसेस कम हैं, और इनफैक्ट उस कंपनी में आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो भी बड़ा जो प्रमोटर है ना, वो ऊंचे भावों पे आप रिटेल निवेशकों को स्टॉक देके निकल जाएगा और आप उस स्टॉक को मल्टीबैगर होने का वेट करते रहेंगे। लेकिन किसी कंपनी में जहां पे प्रमोटर बेच रहा हो, लेकिन वो शेयर रिटेल इन्वेस्टर ना खरीद रहा हो, तब केवल वो कंपनी अच्छी है। 75% की सीलिंग कर दी गई है कि 75% से ज्यादा अब कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी में अगर वो आईपीओ लिस्टिंग करवा रहा है, तो वो अपनी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं रख सकता। ये अच्छा भी है, लेकिन आपको जो रिटेल निवेशक वाली मैंने बात बताई है कि वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रमोटर बेच रहा हो और रिटेल निवेशक खरीद रहा हो, केवल तभी वो कंपनी कुछ अच्छा ग्रो कर सकती है। इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा मार्केट कैप क्या होता है। अभी तक लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा इस चीज में कि स्टॉक मार्केट करना तो सीख गए, मार्केट कैप भी सुना है, कोई कंपनी 2000 करोड़ मार्केट कैप, 10,000 करोड़ मार्केट कैप, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो इस मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, वो आपको मैं आज ये समझाने वाली हूं। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग के बाद हम चलते हैं मार्केट कैप क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब तक आपको मार्केट कैप का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपको स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी की है, ये पता चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें कंपनी का मार्केट कैप प्रॉपर तरीके से उसकी समझ होनी चाहिए, हम किस कंपनी को डील कर रहे हैं, क्योंकि हर मार्केट कैप को डील करने के अलग रूल्स हो जाते हैं, अलग तरीके से उनको डील किया जाता है। हर मार्केट कैप पे रिस्क फैक्टर अलग से होता है। अगर लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो अलग अलग तरह की कैटेगरी के लिए रिस्क फैक्टर भी अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे मार्केट कैप होता क्या है, तो मार्केट कैप की अगर बात करें ना, तो ये टोटल वैल्यू जितना भी शेयर होल्डर्स, अभी मैंने आपको 3 कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स बताया था, प्रमोटर बताए थे, डीआईआई बताए थे, रिटेल निवेशक और एफआईआई, 4 तरह के जो जिन लोगों के पास कंपनी के स्टॉक होते हैं। तो इन 4 लोगों के पास जितने भी स्टॉक्स हैं, सपोज वो 10 करोड़ स्टॉक्स हैं, 10 करोड़ शेयर हैं, या 10 करोड़ तो मैं कम बोल रही हूं, किसी भी कंपनी के सपोज वो 50 करोड़ शेयर्स हैं, तो वो 50 करोड़, वो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, करंट जो मार्केट में चल रहा है ना, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है कंपनी का मार्केट कैप। तो जब भी आपके सामने मार्केट कैप की सिचुएशन आए और आपको ये लगे कि मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से आप उस कंपनी का मार्केट कैप निकाल सकते हो कि फ्री शेयर, मतलब उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर कंपनी में कितने रिटेल निवेशकों के पास कितने स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ कितने डीआईआईस के पास है, कितने प्रमोटर के पास है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर, उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है करंट मार्केट प्राइस से। तो जो इक्वेशन निकल के आएगी, जो नंबर निकल के आएगा, वो उस कंपनी का मार्केट कैप होगा। और इस मार्केट कैप को फिर फर्दर डिवीजन दिया गया है, सेबी ने 2017 में इसको प्रॉपर क्लासिफाई किया है। 3 तरह के क्लासिफिकेशन इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनीज के लिए मौजूद हैं। फर्स्ट जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, उस फर्स्ट नंबर की कंपनी से लेके, फिलहाल में वो रिलायंस इंडस्ट्री का है, तो उस फर्स्ट नंबर की कंपनी से लेके 100 नंबर तक की कंपनी, मतलब अभी शायद मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्री का 19 लाख करोड़ को पार कर गया है, तो वो 19 लाख करोड़ कंपनी, 19 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी से नीचे 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 और कितनी 100th जो कंपनी है ना, वो सारी कंपनी को सेबी ने क्लासिफाई किया है लार्ज कैप स्टॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी कौन सी है, 101वीं कंपनी से लेके 250th कंपनी तक
जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी मार्केट कैप की कंपनीज, उनको सेबी कहता है कि वो मिड कैप स्टॉक्स हैं। और उसके बाद कैटेगरी आती है स्मॉल कैप स्टॉक्स की। तो वैसे तो टोटल लिस्टेड लगभग 7,500 के तकरीबन इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं। तो अब ये जो 251 से लेके और बाकी की आगे की सारी 251 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनीज है ना इंडियन स्टॉक मार्केट में, मार्केट कैप के आधार पे, मार्केट मूल्यांकन के आधार पे, उन सारी कंपनीज को सेबी कहता है कि भाई ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो ये 3 कैटेगरी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी, पहली बात तो मार्केट वैल्यू जैसे ही आपके सामने आता है ना, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि मार्केट वैल्यू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। और उसके बाद ये 3 डिवीजन आते हैं जो स्पेसिफिकली सेबी ने कैटेगराइज किए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अगर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताऊं, अगर आपको डील करने हैं ना, तो ऊपर के केवल 500 स्टॉक्स को आपको डील करना है। 500 के बाद की कंपनीज बहुत छोटी, या तो वो स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप भी नहीं, मैं कहूंगी उनको वो माइक्रो कैप्स हैं। आधी से ज्यादा कंपनी फिर उनमें माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप को कभी भी डील नए रिटेल निवेशक को नहीं करना चाहिए। कंपनी किसी भी तरह से फ्रॉड करके जा सकती है, आपका पैसा परमानेंटली लॉस की तरफ चला जाएगा। आप केवल उस कंपनी के स्टॉक्स के मालिक बन के रह जाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद वो स्टॉक भी दिखना आपको बंद हो जाए। बहुत बार ऐसी केसेस में होता है कि हम 1, 2, 3, 4 रुपए के स्टॉक्स उठा लेते हैं, माइक्रो कैप कंपनीज हैं, और वो कंपनी भी किसी वक्त वो कंपनी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन कोई बड़ा फ्रॉड हुआ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई, और उसके बाद आज कंपनी के सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स डील कर रहे हैं, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या कंपनी बहुत ही बदहाल अवस्था में एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी कंपनी का मल्टी बैगर बनना या रिटर्न्स देना या स्टॉक मार्केट में टिके भी रह पाना बहुत ही मुश्किल है। आपने जेपी एसोसिएट्स का केस देखा होगा, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जो 200-400 रुपए का हाई देने के बाद आज 2, 3, 4 रुपए पे भी उन्हें कोई लेना नहीं चाह रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको पैसा नहीं लगाना है। आपको ये जो लार्ज कैप है, कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम पैसा यहीं लगाएं। जब आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, फंडामेंटल करना आ जाए, तब आप डाइव कीजिए मिड कैप स्टॉक्स की तरफ। मार्केट कैप के आधार पे 101वीं कंपनी से लेके 250वीं कंपनी तक, और उसके बाद में जो नंबर्स आता है ना, वो आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप स्टॉक्स को बहुत ही ज्यादा रिस्की होती हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा बहुत केयरफुल होकर आपको इनको डील करना है। अगर आपने हल्के में स्मॉल कैप स्टॉक्स को डील करने की कोशिश की, और हल्के में आपने स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने की और वहां से जल्दी रिटर्न्स पाने की कोशिश की, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 50% केसेस में ऐसा होता है कि आपका पैसा ट्रैप होके रह जाता है। अगर आपने सपोज 50,000, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 50,000 रुपए लगा के छोड़ देता हूं 10 कंपनीज में, मतलब 5-5 हजार की 10 कंपनीज लेके छोड़ देता हूं। आप मान के चलना, आपने अगर बिना फंडामेंटल किए 50,000 रुपए लगा दिए ना, तो आपकी वो जो 10 कंपनी है ना, उनमें से 5 कंपनीज में तो आपका पैसा खराब होना ही होना है। जो आपके बची हुई 5 कंपनी है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। उन 5 में से भी हो सकता है 1-2 कंपनी कोई अच्छी चल जाए, लेकिन बाकी की कंपनी हो सकता है जहां आपने लिया होगा उसी के आसपास वो प्राइस रहेंगे। तो आपका पहले ही 25,000 तो वैसे ही साफ हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। अब बचे हुए 25,000 में से कोई 1-2 स्टॉक सपोज मल्टीबैगर बन भी गया, तो 5,000 का स्टॉक, पहली बात तो आपको बहुत ज्यादा वेट कराएगा। कोई भी स्टॉक अगर मल्टी बैगर बनता है ना, तो वो दिनों दिन नहीं बनता है, 15 दिन में नहीं बनता है। मल्टी बैगर बनने में भी स्टॉक कम से कम 10 साल का टाइम ले ही लेता है। तो उस केस में आपको अगर छोटे मार्केट कैप की कंपनीज पसंद आती हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर डील करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती हैं स्मॉल कैप कंपनी प्रॉफिट देने में, ठीक है। तो ये हो गया अपना मार्केट कैप का कंसेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ना, वो आएगा अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट, ईपीएस का कंसेप्ट। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कहा जाता है। तो आगे हम बात कर रहे थे ईपीएस की। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। मतलब अगर इसका फॉर्मूला अगर आप जानना चाहेंगे, तो फॉर्मूला इसका है कंपनी का नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर।
ये कंपनी के ईपीएस की डेफिनेशन है और इसका मतलब ये है कि सपोज अगर कंपनी 100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट करती है और कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 25 करोड़ रुपए हैं, तो आपको ऊपर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 करोड़ और नीचे उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 25 करोड़। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। तो उस केस में ईपीएस हो जाएगा आपका 4। आपकी वो कंपनी अर्निंग पर शेयर क्या कर रही है, 4 रुपए कर रही है। तो अगर किसी कंपनी का ईपीएस आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। और ये किसी भी कंपनी के ईपीएस का ट्रेंड आपको थोड़ा देखना है कि वो, और अगर कोई कंपनी इस ईपीएस अर्निंग पर शेयर में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर अगर बढ़ते हुए ना दिखे तो वो कंपनी का एक स्टक बिजनेस वाली कंपनी होती है। उस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही, वो कंपनी एक स्टैग्नेंट बिजनेस के साथ बिजनेस कर रही है, तो उस कंपनी के मल्टीबैगर बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मल्टीबैगर कंपनी वही बनेगी जिस कंपनी में आपको लगातार उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए हुए अगर कोई भी बिजनेस किसी एक ढर्रे पे काम करता रहता है ना, तो आफ्टर सम टाइम उस बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगती है, उस बिजनेस में घोटाले होने के चांसेस रहते हैं, या हो सकता है उस बिजनेस का प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाए, या बहुत सारा उससे बड़ा कोई पेयर ग्रुप वाला कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट दूसरा लॉन्च कर दे। तो एक ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में चेंजेस करती रहती है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो या तो नए प्लांट्स लगाएगी या फिर नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी या फिर विदेशों में अपना प्रोडक्ट भेजने की तैयारी करेगी। तो इस तरह की कंपनी, डेफिनेटली इस तरह की कंपनी ही आपको चूज करनी है। इसी तरह की कंपनी मल्टीबैगर बनती है और स्टॉक मार्केट में आपको आगे चलते हुए दिखाई देंगी। लेकिन एक स्टक बिजनेस वाली जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट है या फिर गिरती हुई कंपनी का अगर आप कहीं पे भी अर्निंग पर शेयर आपको गिरता हुआ दिखाई देना, ईपीएस वाला पैरामीटर आपको गिरता हुआ दिखाई देना, तो वो तो बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है कंपनी से बाहर निकलने का। केवल बढ़ते हुए ईपीएस वाली कंपनी में ही जाके आपको स्टॉक में पैसा लगाना है। और ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा, ये वाला पैरामीटर आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि बिना प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक बिजनेस जो अपने बिजनेस में से प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा, अच्छा वो किस तरह से मार्केट में सस्टेन करेगा और किस तरह से आपको या आपके उस कंपनी के जो रिटेल निवेशक है उनको किस तरह से फायदा पहुंचाएगा। कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस ही वो बिजनेस होता है जिसका स्टॉक प्राइस इंक्रीज करता है। बिना बिजनेस के प्रॉफिटेबल हुए अगर कोई कंपनी इंक्रीज कर भी रही है तो वो फिर आप मान के चलना वो ऑपरेटर आधारित स्टॉक है। वो उस स्टॉक में ऑपरेटर प्ले हो रहा है, और ऑपरेटर प्ले जिस दिन खत्म हुआ उस वाली कंपनी में आप परमानेंटली ट्रैप होके रह जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की अर्निंग्स। ये जो कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ है इसके साथ कंपनी करती क्या है, तो इसके साथ कंपनी दो तरीके के काम करती है। एक तो होता है डिविडेंड और एक होता है उस पैसे को री इन्वेस्ट करना। मतलब कंपनी को सपोज 100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, तो वो 100 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट में से बहुत सारी कंपनियां अपने जो रिटेल निवेशक होते हैं या फिर प्रोमोटर ग्रुप होता है या फिर कोई भी जो भी उसमें शेयर होल्डर है उसको वो कंपनी थोड़ा पैसा डिविडेंड देने के रूप में बांटेगी। कभी कभी वो 2% होता है, 4% होता है, 5% होता है। कुछ कंपनीज और भी अच्छा डिविडेंड देती हैं। तो कुछ पैसा डिविडेंड देने के लिए एक डायरेक्ट तरीके से आप मान लो रिटेल निवेशक या फिर प्रमोटर को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, और कुछ पैसा आप मान के चलना डिविडेंड के अलावा जो पैसा बचता है ना उसको एक अच्छी कंपनी री इन्वेस्ट करने में यूज करेगी। जो भी कंपनी अपना पैसा री इन्वेस्ट करती है, नया प्लांट लगाती है, नया प्रोडक्ट कोई डिजाइन करती है, या नई तरीके से कहीं और किसी तरह का अपने बिजनेस में वो इंप्रूवमेंट करते हुए अगर आपको दिखाई देती है ना, वो कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। वो कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बने या ना बने, लेकिन उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा, वो कंपनी स्टॉक मार्केट में टिकी रहेगी। उस कंपनी का स्टॉक जो है ना वो स्टॉक मार्केट में अच्छे से डील करेगा। हर बुल मार्केट में वो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, हर बेयर मार्केट में वो कंपनी बहुत ज्यादा टूटने से बचाएगी। आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, एक अच्छा
जिस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ आप शेयर मार्केट में आए ना, आपको उस तरह का रिटर्न मिलता रहेगा, आपका पैसा ट्रैप नहीं होगा। तो इस तरह के प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको तलाशने हैं जो या तो अच्छा डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड अगर नहीं दे रही कोई कंपनी तो उसके बाद उस पैसे से वो कोई नया प्लांट खड़ा कर रही है, कोई नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, या किसी नई तरीके का कोई काम कर रही है। ये चीजें आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगी कि कंपनी उन जनरेट हुई हुई अर्निंग्स के साथ करती क्या है। अगर कंपनी एनुअल रिपोर्ट को इफिशिएंटली किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीजें देखी जाती हैं, किस तरह से एनुअल रिपोर्ट को बहुत कम शब्दों में, बहुत कम से कम टाइम में आप पढ़ सकते हो, वो मेरी एडवांस क्लासेस का पार्ट है। उसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं फिलहाल बेसिक्स बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें अगर आपको देखना आता है, अगर आपको पढ़ना आता है एनुअल रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट में ये चीजें आपको एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त जरूर चेक करनी है कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, कंपनी कितना री इन्वेस्ट कर रही है, कैसे देखते हैं। उसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बुक वैल्यू की। कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है? बहुत जगह आप देखेंगे कंपनी का पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, कहीं पे आप देखेंगे 3 आ रहा होगा, कहीं पे आपको 10 दिखाई देगा, कहीं पे आपको 15 दिखाई देगा। बुल मार्केट में तो ये मैंने 50-50 बुक वैल्यू भी देखा है। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। बिना बुक वैल्यू का मतलब जाने और आपने हाई पीबी रेशियो, आप समझो अगर आपने हाई पीबी रेशियो में पैसा लगा दिया ना, तो आपने अपना पैसा रिस्क पे लगा दिया। जो भी लोग 15, 20, 25, 30 का पीबी रेशियो वाली कंपनी खरीद रहे हैं ना, डेफिनेटली वो अपना पैसा बहुत रिस्क पे लगा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के नजरिए से आपको बता रही हूं, क्योंकि बुक वैल्यू होती क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट असेट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब उस कंपनी ने कितने असेट्स जनरेट किए हैं माइनस वो घटाया जाता है उसका, उस कंपनी का डेप्रिसिएशन। ये आपको बुक वैल्यू जो मिलेगी ना, ये आपको मिलेगी बैलेंस शीट पे। आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। बैलेंस शीट कहाँ मिलेगी? वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कंपनी की बैलेंस शीट को 5 मिनट में कैसे आप पढ़ के उस कंपनी का बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, आप किस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट को इफिशिएंटली पढ़ पाते हैं, ये मेरे एडवांस क्लासेस का टॉपिक है। उसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कंपनी की बुक वैल्यू पे भी नजर रखिए। अगर कंपनी के नेट असेट बिल्डअप हो रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। कंपनी कोई नई प्लांट मशीनरी में निवेश कर रही है, कंपनी कोई नया किसी दूसरी जगह कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो कंपनी के ये सारे एसेट्स होते हैं। उस केस में कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कंपनी अपने एसेट्स बिल्डअप करती जाएगी, कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन बुल मार्केट में क्या होता है ना कि कंपनी फंडामेंटल पे कोई ध्यान नहीं रखता और शेयर का भाव गिरते पड़ते बहुत ऊंचा, बहुत हाई चला जाता है। मतलब शेयर की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, जबकि कंपनी की नेट वर्थ उतनी ज्यादा नहीं होती। कंपनी की एक्चुअल जो वर्थ है ना, वो कंपनी की बुक वैल्यू पे ही निकाली जानी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक को टेस्ट करना है। मैंने इसी वीडियो में आपको पहले बताया था कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप हमेशा कंपनी की नेट वर्थ से कहीं ज्यादा होती है। कंपनी की एक्चुअल जो भी वैल्यू है, एक्चुअल उसके एसेट्स की जो वैल्यू है ना, उससे कहीं ज्यादा कंपनी की मार्केट कैप हो जाती है। क्योंकि लोग, आप देख रहे हैं ना कि 30p, 70p, 100p और 150-150p पे लोग स्टॉक खरीदने को तैयार रहते हैं। तो पीई का वही मतलब है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो किसी कंपनी के स्टॉक का सेंटिमेंट अगर बहुत हाई है ना, तो उस केस में कंपनी की मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर कंपनी में बुलिश सेंटिमेंट है, अगर लोग उस कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन कंपनी की एक्चुअल वर्थ, जो कंपनी का नेट असेट वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट रहती है। कंपनी का जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। तो यूजुअली नॉर्मल केस में
एक कंपनी के मार्केट कैप की वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। हालांकि फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बुक वैल्यू जब भी आप किसी अच्छी कंपनी को ले रहे हैं ना, तो वो बहुत हाई बुक वैल्यू पे आपको नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई कंपनी आपको 8, 9, 10, 15, 20 का पीबी रेशियो दिखाए, तो उस केस में फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपको ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। यूजुअली 1, 2, 3, 4 बस यहां तक आपको पीबी रेशो का ध्यान रखना है। केवल 1, 2, 3, 4 यहां तक का पीबी रेशो वाली कोई कंपनी अगर आप ले रहे हैं, दैट मीन्स आप एक अच्छी कंपनी चीप रेट्स पे ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 10, 20, 50 के पीबी रेशो वाली कोई कंपनी पिक कर रहे हैं ना, दैट मीन्स आप अच्छी कंपनी बहुत ही ज्यादा महंगे भाव में ले रहे हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर कोई कंपनी किसी भी वजह से दिवालिया होती है, बैंक करप्ट होती है, तो उस कंपनी में कभी भी आपको शेयर का प्राइस नहीं मिलेगा। आपको उस कंपनी का जो बुक वैल्यू होगा ना, सपोज एक कंपनी का बुक वैल्यू 200 रुपए है और उस कंपनी का शेयर इस वक्त 900 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और उस कंपनी को बैंक करप्सी झेलनी पड़ती है, कंपनी दिवालिया हो जाती है, उस केस में एज अ शेयर होल्डर आपको केवल और केवल एक स्टॉक का 200 रुपया मिलेगा। चाहे आपने वो स्टॉक 800 रुपए पे खरीदा हो या आपने उस स्टॉक में 900 रुपए पे एंट्री की हो, लेकिन आपको वो शेयर का जो नेट वर्थ, जो प्राइस है ना, वो केवल उसकी बुक वैल्यू के बराबर मिलेगा, ना कि वो प्राइस जो आपने ओपन मार्केट से उस कंपनी का, उस स्टॉक का अदा किया है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जितने हाई पीबी रेशियो पे वो कंपनी लेंगे, आप उतने ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक लेंगे। अगर आप 30-40 का पीबी रेशियो वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और खुदा न खास्ता किसी भी वजह से उस कंपनी में कोई दिक्कत हो जाती है, उस कंपनी के में किसी तरह का बैंक करप्सी उस कंपनी को फेस करनी होती है, तो आपको आपने जो प्राइस पे किया है ना, उसका 1/40 हिस्सा आपको मिलेगा। अगर कोई कंपनी आपने 40 के पीबी रेशियो पे ले लिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपको पीबी रेशियो का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है डिविडेंड, और डिविडेंड भी दो तरह का होता है। एक तो डिविडेंड होगा इंतरिम डिविडेंड, जो लगभग 6 महीने पे मिलेगा, जो आपको साल के बीच में मिलेगा, और एक होता है फाइनल डिविडेंड, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के आसपास आपको मिलेगा। तो अच्छी कंपनी यूजुअली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया करती है। डिविडेंड आपको एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं, आपकी कोई एफडी और उस पर आपको एक रेगुलर रिटर्न हर 6 महीने में या साल भर में मिल रहा है। सपोज आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया है, तो आपको 2-3 हजार रुपए डिविडेंड के नाम के एक अच्छी कंपनी आपको डिविडेंड देती है, जिससे आपको आपके निवेश पे एक रेगुलर इनकम, जिन भी लोगों को स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम लेनी है, मंथली तो नहीं लेकिन हाँ कम से कम क्वार्टरली, आपको ये बहुत सारी कंपनीज में देखने को मिल जाता है। आप जिस भी तरह का स्टॉक लेना चाहते हैं, तो आप उसकी डिविडेंड हिस्ट्री जरूर चेक कीजिए। क्या वो कंपनी साल में 1 बार डिविडेंड देती है, 2 बार देती है, या कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो हर क्वार्टर पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। तो एज अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स देखने हैं। अच्छा डिविडेंड, यूजुअली गुड फंडामेंटल वाली कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया करती हैं। और डिविडेंड भी दो तरह के होते हैं, इंतरिम और फाइनल। यूजुअली इंतरिम डिविडेंड ज्यादा हुआ करता है और फाइनल डिविडेंड बहुत ही कम होता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए फाइनल डिविडेंड हुआ करता है। लेकिन अट्रैक्टिव जो हुआ करता है ना, वो इंतरिम डिविडेंड होता है, जो आपको जुलाई, सितंबर, अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन जो डिविडेंड आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में देखने को मिलेगा, अप्रैल में देखने को मिलेगा, वो फाइनल डिविडेंड की घोषणा लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के आसपास की जाती है, जो कि काफी कम हो सकता है। तो आपको डिविडेंड स्टॉक्स पे या अपनी पोर्टफोलियो के में जो स्टॉक्स हैं, उनमें कौन कौन सी कंपनी में कब कब डिविडेंड मिलता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अट्रैक्टिव अच्छा लगता है जब भी आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया होता है, वहां से 2-3 हजार रुपए आपको डिविडेंड के नाम के मिलते हैं ना, तो वो भी आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट आता है डिलीवरेबल परसेंटेज की मैं बात करूंगी। डिलीवरेबल परसेंटेज क्या होता है? तो ये डिलीवरी वाले वो शेयर हैं, मतलब इसमें आप ये जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। डिलीवरी वाले शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर डे की बात करें, तो उस पर्टिकुलर डे में आपको डिलीवरी परसेंटेज अगर निकालना है ना, तो जो भी उस दिन सपोज उस पर्टिकुलर डे में 10 करोड़ शेयर्स का बाय और सेल हुआ,
लेकिन वो बाय और सेल होने के बाद फाइनल कितने लोग उनको अपने डीमैट में लेके गए, तो सपोज केवल 40 लाख शेयर्स वो उस पर्टिकुलर डे पे लोग अपने अकाउंट में खरीद के ले गए, तो वो 40 लाख अपॉन जो भी टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम है, मतलब वो, तो इससे अपना डिलीवरी परसेंटेज आ जाता है 40%। तो यूजुअली हाई डिलीवरी परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर डे में जितना भी कंपनी में ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ, शेयर्स बाय हुए, सेल हुए, उस दिन पर्टिकुलर उस कंपनी में 40% लोग उस कंपनी के शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्डिंग के लिए ले गए। मतलब कंपनी स्टॉक के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश हैं। जो निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, या जो भी निवेशक हैं, जो भी लॉन्ग टर्म निवेशक है ना, वो उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहते हैं, वो सेल नहीं करना चाहते, वो उन्होंने इंट्राडे नहीं किया, उन्होंने बीटीएसटी नहीं किया। तो हाई डिलीवरी परसेंटेज वाले शेयर में मजबूती शो करने वाले शेयर्स होते हैं, मतलब उन शेयर्स में अपसाइड पोटेंशियल है। तो आप इस तरह से हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने के बाद आप उन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में निवेशक रुकना चाहता है ना, वही उसको डिलीवरी में लेके जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकना चाहता, तो चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना भी हो, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 करोड़ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसका डिलीवरी परसेंटेज कम है, 5% या 2% या फिर 10% है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उस कंपनी को लेके आगे भविष्य में उसको अच्छा जाते हुए देख रहे हैं, उसका फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं। और अगर आप एक चीज मान के चलना, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग किसी स्टॉक को होल्ड रख करके रखना चाहे ना, वो उस कंपनी के लिए अच्छा होता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी को सेल करने की सोचते हैं ना, तो वो उस कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। तो हाई डिलीवरी परसेंटेज या डिलीवरी परसेंटेज हमें ये बताता है स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखना है कि स्टॉक को तुरंत सेल कर देना है। कम डिलीवरी परसेंटेज वाले शेयर्स को हमें बहुत ज्यादा दिन अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, वो एक वीकनेस का संकेत होता है। लेकिन हाई डिलीवरी परसेंटेज वाले शेयर्स का मतलब होता है कि आप उस कंपनी को लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, शेयर में मजबूती है, शेयर का सेंटीमेंट बुलिश है, और वो शेयर का प्राइस आपको टाइम के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की मेरी वीडियो इतने ही सारे पैरामीटर्स पे रहेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पूरा सीरीज मेरी चल रही है फंडामेंटल एनालिसिस की, कि मैं किस तरह से फंडामेंटल और टेक्निकल देखती हूँ, क्या क्या चीजें न्यू कमर्स को पता होनी चाहिए। हालांकि मेरा एक प्रॉपर कोर्स चल रहा है जिसमें मैं प्रॉपर ट्रेड किस तरह से लेती हूँ ये आप लोगों को सिखा रही हूँ। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आप मुझसे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज एनालिसिस, ये सारी चीजें करने के बाद किस तरह से स्टॉक में एंट्री की जाए, किस तरह से स्टॉक को होल्ड रखा जाए, कौन सा स्टॉक होल्ड करने लायक है भी या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको उस कोर्स में बताती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।